टॉपिक था न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. So several amendments to the constitution have introduced new directive principles and modify existing ones to reflect evolving priorities. कहने वाली बात यह है कि टाइम के साथ बहुत सारे चेंजेस अभी तक हो चुके हैं. अमेंडमेंट यानी होता है चेंजेस. कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्यों करना पड़ता है? क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, दुनिया बदल रही है, तो चीजों की रिक्वायरमेंट भी चेंज होती हुई जाती है. उसी हिसाब से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी चेंजेस आते हैं. तो वो कौन कौन से चेंजेस रहे होंगे, वन बाई वन हम उनको देखते हैं. हम लोग ये जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1950 में बना था. ठीक है, 1950 में बनने के बाद 26 सालों तक ऐसी कोई जरूरत महसूस हुई नहीं. डीपीएसपी से चेंज करने की बात कर रहे हैं अपन लोग. हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो ही रहा है, लेकिन डीपीएसपी में जो पहला चेंज हुआ वो हुआ 1976 में. पहला चेंज कब हुआ? 1976 में, 1976 में. और ये 1976 का जो चेंजेस है उसे बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन या 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. जो 42वां संविधान संशोधन है जो 1976 में हुआ, उसमें क्या क्या चीजें ऐड की गई वो देखते हैं हम लोग. पहला है एंश्योर हेल्दी डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज. एंश्योर हेल्दी डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन. बच्चों पर ध्यान दिया गया बहुत ज्यादा कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काम करना है, और ये आर्टिकल 39 में ये चीज ऐड की गई. देन प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड. अब फ्री लीगल एड क्या होती है? मान लीजिए कोई किसी पर केस हुआ, गरीब आदमी है, उसके पास लॉयर रखने की रुपए नहीं है, नहीं लॉयर वो हायर कर पाए, इतने रुपए नहीं है, तो उनको गवर्नमेंट जो है वो फ्री में लॉयर यानी सरकारी जो वकील होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, प्रोवाइड किया जाता है. अभी किन कौन लोग होते हैं? अंडर प्रिविलेज्ड है, गरीब लोग हैं, पुअर है, SC ST जो भी है. तो ये आर्टिकल 39A है. तो इससे वो हमारे जो प्रियम्बल में होता है ना कि सभी लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, वो चीज एंश्योर हो गई. हालांकि इससे पहले भी बातें थी, बट टोटली अब इसमें समझ सकते हो कि हाँ, हर किसी को जस्टिस मिलेगी. नेक्स्ट है टेक मेजर्स टू इन्वॉल्व वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. अगली बात ये भी है कि वर्कर्स को भी मैनेजमेंट में ऐड करना चाहिए. यानी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स भी मैनेजमेंट वाली पोजीशन में जा सकते हैं. दो ग्रुप होते हैं, एक मैनेजमेंट वाला ग्रुप और एक वर्कर्स. तो बोला है कि वर्कर्स भी कहाँ पे जाएंगे? मैनेजमेंट में जाएंगे. कौन सा आर्टिकल बना? आर्टिकल 43A. देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं ना 43 और उसके आगे ए, मतलब 43 पहले से रहा होगा, उसमें कोई नया ऐड हो गया ए. फ्यूचर में मान लो कोई और भी ऐड करना पड़ा तो हम लोग क्या नाम देंगे उसका? एक सेकेंड, एक सेकेंड, रोटेट हो गया, एक सेकेंड. अगर फ्यूचर में कुछ और चेंज करना पड़ा तो हम उसका नाम दे देंगे 43B. ठीक है, 43B ऐसे 43CD कुछ ऐसा हो सकता है. अब मान लो उनको लग रहा है कि 43A में ही कुछ नया ऐड करना है, तो 43A भी नाम दिया जा सकता है ना. इस तरीके से नाम दिए जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स का. तो ये तो हो गया 43A. नेक्स्ट है प्रोटेक्ट एंड एनहेंस द एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. मतलब एक तो पर्यावरण का, जंगलों का और वाइल्ड लाइफ का हमें रक्षण करना है, प्रोटेक्ट करना है उनको. तो इसके लिए आर्टिकल आया था जो है 48A. ये सभी चीजें यानी 39A, 43A, 48A. थोड़ा सा लिख लेंगे इसको अलग से ना, जैसे आपको थोड़ा याद रहे. कैसे लिख लेना है? आपको ऐसे शॉर्ट में लिख लेना है कि 39, ठीक है, 39A, 43A और 48A, ये चारों आर्टिकल, ठीक है ना, ये ऐड किए गए हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से. 42वें संविधान संशोधन से, और ये कब आया था? 1976 में आया था. तो 39, 43A और 48A. अगर आप थोड़ा सा रफली थोड़ा बहुत सोचेंगे तो 39 से 43 में 4 का अंतर, 43 से 48 में 5 का अंतर. मतलब ऐसे थोड़ा, अगर आपको थोड़ा याद रखना हो ऐसे भी आप कर सकते हो. अगला है एडिशन बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट. तो 42वें संविधान संशोधन से कुछ चीजें जोड़ी गई, और 42वीं के बाद कुछ और लगा कि हाँ कुछ और भी ऐड करना है. तो 1976 के 2 सालों के बाद, 1976 प्लस 2 ईयर करोगे आप, तो 1978 में
कुछ और चीजें जोड़ी गई, वो क्या है? रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, आर्टिकल 38। कुल मिला के 38 नंबर आर्टिकल ऐड किया गया और उसमें ये बोला गया कि हमें इनकम की इनइक्वालिटी, स्टेटस की असमानताएं, सुविधाओं की असमानताएं और अवसरों की असमानताओं को दूर करना है। इसका मतलब क्या होता है? असमानता का मतलब होता है, एक तो बहुत रिच इंसान हो गया, गरीब आदमी हो गया, तो जो बहुत पैसे वाला आदमी है उसे बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं और गरीब आदमी को फायदे नहीं मिल रहे हैं। तो उस असमानता को, यानी जो फायदे और नुकसान वाली बातें हैं, उसको रिड्यूस करना है। ये यहाँ पे ऐड किया गया, जिसे हम लोग सोशल जस्टिस या इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने वाली बातें बोलते हैं। 1978 में ये चीज ऐड की गई। दोबारा देख लीजिए, रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। इन सभी को रिड्यूस करना है, मतलब असमानताओं को रिड्यूस करना है इसमें, और वो लिखा हुआ है आर्टिकल 38 में। देन 1978 के बाद जो डीपीएसपी में चेंज आया, तो वो डीपीएसपी में चेंज आया है 2002 के अंदर। 2002 में जो संविधान संशोधन हुआ उसे बोलते हैं 46वां संविधान 86वां, सॉरी, 86, 86वां संविधान संशोधन, और ये हुआ है 2002 में। क्या चीज ऐड की गई होगी इसके अंदर? आर्टिकल नंबर 45, इसमें थोड़ा संशोधन करने की बातें की जाएंगी। तो चेंज द स्कोप ऑफ आर्टिकल 45 रिक्वायरिंग द स्टेट to provide early childhood care and education for all children up to 6 years of age। ध्यान देने वाली बात यह है, फंडामेंटल ड्यूटीज अगर आपको थोड़ा सा याद हो, तो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ये बात बोली गई थी कि बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। वही चीज यहाँ पे डीपीएसपी में ऐड की गई। क्या ऐड किया गया? कि अर्ली चाइल्डहुड केयर, बच्चे को बचपन में, जो लगभग 6-7 साल की उम्र तक, उनको बेहतर केयर मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई ढंग से करें, खाना ढंग से मिले उनको, जिससे उनका विकास प्रॉपरली हो पाए, while making elementary education a fundamental right under article 21A। और यहीं पर, यानी इसी डीपीएसपी की वजह से जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है बच्चों के लिए, वो कंपलसरी कर दी गई और ये बच्चों का फंडामेंटल राइट बना दिया गया, और इसको लिखा गया 21A में। तो राइट टू एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट बन जाता है 2002 में। थोड़ा समझने वाली बात देखिएगा कि 86वें संविधान संशोधन से 2002 में ईपीएसपी के अंदर ये बात बोली गई कि हमको क्या करना है? बच्चों को केयर प्रोवाइड करनी है और एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, और वो एलिमेंट्री एजुकेशन जो प्रोवाइड की जाएगी वो बच्चों का फंडामेंटल राइट होगा, और इसे आर्टिकल 21A में ऐड किया गया। कहाँ ऐड किया जाएगा? आर्टिकल 21A में। नेक्स्ट जो चेंजेस हुए वो 2011 में हुआ। इसे 97वां संविधान संशोधन या 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं। क्या चीज ऐड की गई इसमें? इंट्रोड्यूस अ डायरेक्टिव टू प्रमोट cooperative societies, emphasizing voluntary formation, autonomous operations, democratic governance and professional management। थोड़ा सा हल्का करते हैं इस चीज को। 2011 में 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये बोला गया, कुछ चीजों को निर्देशित करते हुए। डायरेक्टिव्स जो दिए गए वो किन चीजों के लिए दिए गए हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो लोग आपस में ग्रुप बना के कोई संस्था, कोई कंपनी बनाते हैं, उसे बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाएंगी, ये वॉलेंट्री होंगी, अपने मन मर्जी से लोग बना सकते हैं। इनका जो फॉर्मेशन होगा, उनके जो ऑपरेशंस होंगे वो ऑटोनॉमस होंगे। ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि इन पर सरकार का नियंत्रण नहीं होगा। इन कोऑपरेटिव्स में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस फॉलो की जाएगी। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के साथ साथ यहाँ पे जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो प्रोफेशनल होना चाहिए।
प्रोफेशनल का मतलब ये हुआ कि किसी भी कास्ट क्रीड को ध्यान में रखकर हमको चेंजेस नहीं करने हैं, सभी को इक्वल लेके चलना है। ग्रुप बनाने का राइट होगा, सोसाइटीज बनाने का राइट होगा, और ये सारी सोसाइटीज ऑटोनॉमस यानी अपने मतलब मान लीजिए 5 लोगों ने जो कोऑपरेटिव बनाया, उन्हीं का अधिकार होगा, उनके अनुसार चलेगी, है ना, किसी दूसरे का बाहरी दबाव यहाँ पे नहीं होगा। ये ऐड किया गया 2011 में, और संविधान संशोधन है 97 नंबर का। तो अभी तक 4 बार ऐड ऑन हो चुका है टीपीएसपी में। कब कब? 1976, 1978, 2002, 2011। ऐसे ध्यान रखना है। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 97वां, है ना, यही है। देखो, 42, 44, ठीक है, 86 और 97, ऐसे थोड़ा याद रखिएगा, रिकॉल जरूर करना है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 संविधान संशोधन। अब थोड़ा सा देखते हैं पीछे की बातें। सैंक्शंस बिहाइंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। कहने वाली बात यह है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्यों जस्टिस कोर्ट में नहीं ले जा सकते हम उनको, इनके पीछे का मोटिव क्या है, लिमिटेशन क्या है, क्यों ये अभी तक एनफोर्स नहीं करवा रहे हैं, उन चीजों के बारे में थोड़ा समझते हैं कि इनकी बाउंड्रीज क्या है, वैल्यू क्या है, लिमिटेशंस क्या है, मतलब उपयोगिता क्या है हमारे जीवन के अंदर, क्यों ही पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। तो हमने एक हल्का फुल्का समझा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पब्लिक को यानी सिटीजन्स को सरकार से या फिर लेजिस्लेचर से बचाने के लिए डायरेक्शंस होते हैं कि भैया तुम ऐसा नहीं करोगे पब्लिक के साथ, है ना। वो सब चीजें मतलब कुछ तो होती है ऐसा नहीं करोगे, और कुछ चीजें होती है कि ऐसा पब्लिक के लिए करना है, दोनों ही चीजें। बट दोनों ही चीजों में क्या होना चाहिए, पब्लिक का भला होना चाहिए, पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए। उन चीजों के बारे में ना समझते हैं। तो पहला है सर बी एन राव, द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। तो बी एन राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर का मतलब ये हुआ कि जब वो कमेटी बनाई गई थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ लोगों को सिर्फ राय देने के लिए रखा गया था कि बताओ राय दो इसके बारे में, है ना। देखो, फॉर्म करने वाले लोग अलग, लिखने वाले बनाने वाले लोग अलग, लेकिन उस पर एडवाइस देने वाले लोग अलग। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इंसान खुद लिख के बना रहा था तो लगेगा ना सही है, लेकिन उस पर एडवाइस देने वाले लोग दूसरे थे, तो ये एडवाइजर है। क्या नाम है इनका? बी एन राव, ठीक है। क्या बताया इन्होंने? proposed dividing individual rights into two categories। इन्होंने क्या बताया था कि यार देखो, लोगों के राइट्स है ना, दो पार्टों में डिवाइड कर दो आप। एक तो जस्टिसेबल होने चाहिए, और दूसरा जस्टिसेबल नहीं होना चाहिए, यानी जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल। इसका मतलब ये होता है कि एक राइट अगर ना मिले तो कोर्ट चले जाओ, मिलेगा राइट, उसे बोलते हैं जस्टिसेबल। दूसरे वो राइट जिनके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, उन्हें बोलते हैं नॉन जस्टिसेबल। तो दिस रिकमेंडेशन एक्सेप्टेड बाय द ड्राफ्टिंग कमिटी, और ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट भी कर ली थी ड्राफ्टिंग कमिटी में, ये हो गई एक्सेप्ट, रिजल्टेड इन द इंक्लूजन ऑफ justiciable fundamental rights in part 3 and non-justiciable directive principles of state policy in part 4 of the constitution। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि उन्होंने दोनों का नाम फंडामेंटल राइट नहीं दिया। एक का नाम दिया फंडामेंटल राइट, भाग 3 में रखा, और वो जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल मतलब नहीं मिल रहे हैं, कोर्ट चले जाओ, मिलेगा। दूसरे का नाम रखा गया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन से पार्ट में रखा? पार्ट 4 में रखा, और ये जस्टिसेबल नहीं होते हैं। और इससे हम ये भी समझते हैं कि इसको 3 नंबर पे क्यों नहीं रखा गया, तो समझ जाओ, पहले जो चीज एप्लीकेबल है वो रखेंगे, तो पहले फंडामेंटल राइट 3 नंबर पे रखा गया, और 4 नंबर पे इसको रखा गया, ठीक है, भाग 4 में। अगली चीज देखिए, वाइल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल। हम जानते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, जस्टिसेबल नहीं है। आर्टिकल 37 emphasize their importance, stating that these principles are fundamental to the governance of the country and
ऑब्लिजिंग द स्टेट टू अप्लाई देम इन लॉ मेकिंग। तो देखो बोला ये जा रहा है कि भले ही ये जस्टिसेबल नहीं है, लेकिन जब भी कभी स्टेट यानी कंट्री रूल्स और रेगुलेशंस बनाएगी, सॉरी, हाँ, तो जब भी कभी रूल्स और रेगुलेशन बनाएगी, तो उन रूल्स और रेगुलेशंस को बनाते टाइम उन्हें फंडामेंटल राइट को ध्यान में रखना है कि इनके अकॉर्डिंग ही रूल बने, इनके संगत जिसे अपन लोग बोलते हैं, संगत यानी इनके अकॉर्डिंग ही रूल्स बनना चाहिए, ऐसा ना हो कि रूल इनके अगेंस्ट बनाया जा रहा है। ऑल्दो नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ, दे इम्पोज अ मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी। बोला गया है कि भले ही ये एप्लीकेबल नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है, कोर्ट में इनके लिए नहीं जा सकते हो, लेकिन हमारी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये गवर्नमेंट की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको ध्यान में रखना है। पब्लिक ओपिनियन सर्व्स एज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। कि पब्लिक का ओपिनियन तो उनके लिए है, तो इसलिए रूल जब बनाया जाए तो पब्लिक के ओपिनियन को ध्यान में रख के बनाया जाना चाहिए। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर remarked that no responsible ministry could afford to disagree these principles। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने बताया कि किसी भी मिनिस्ट्री को अगर सही रूल बनाने हैं तो उनको इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना ही चाहिए। कोई भी अच्छी मिनिस्ट्री ऐसे रूल नहीं बना सकती जो इनको ध्यान में रख के न बनाया गया हो। यानी मतलब समझदार मिनिस्ट्री है तो ध्यान में रखे ही रखेगी, तो ऑब्वियसली हर चीज, हर कोई लोग ध्यान में रख के रूल बनाएंगे। सिमिलरली, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर noted that a government dependent on popular support। उन्होंने बताया कि देखो गवर्नमेंट कब चलती है, गवर्नमेंट कब बनी रहती है, जब पब्लिक का सपोर्ट होता है। और पब्लिक सपोर्ट को बोलते हैं पॉपुलर सपोर्ट। यानी पब्लिक के सपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है कि हम डीपीएसपी को ध्यान में रखें, और अगर डीपीएसपी को ध्यान में नहीं रखा गया तो हो सकता है पब्लिक का भरोसा या पब्लिक का सपोर्ट गवर्नमेंट में ना रहे। तो कैन नॉट इग्नोर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स विदाउट फेसिंग अकाउंटेबिलिटी ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो उन्होंने बोला कि देखो भैया, अगर ध्यान नहीं रखा तो इलेक्शन के टाइम में ना दिक्कत हो जाएगी। और इस बात से हर कोई डरता है, हर पॉलिटिकल पार्टी सोचती है कि पब्लिक नाराज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक नाराज है तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। इसीलिए हमारी कंट्री में जब भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो डीपीएसपी के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे, जस्ट थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं, 1 मिनट वेट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन deliberately made the directive principles non justicably, मतलब नॉन जस्टिसेबल क्यों है, उनके कुछ कारण है। देखो कारण इसलिए है कि हम लोग कोई डेवलप्ड कंट्री तो अभी तक है नहीं, बहुत पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट भी डेमोक्रेटिक है, उसमें भी बहुत सारे रिलीजन कास्ट मतलब बहुत सारी चीजें हैं, उन सबको डेवलप नहीं कर सकते है ना। यही चीज उन्होंने भी ध्यान रखी होगी है ना, इसीलिए नहीं कर पाए ये लोग भी। तो देखिए क्या क्या कारण है कि हमने फंडामेंटल राइट को तो बोल दिया कि जस्टिसेबल है, आप कोर्ट जाइए आपको मिलेंगे, बट ये जस्टिसेबल क्यों नहीं है। तो पहला है लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आ गई वही वाली बात, पैसे नहीं है। द कंट्री lacked adequate financial capacity to implement the principles effectively। जैसे बोल तो दिया कि सबको फूड प्रोवाइड करेंगे, भैया करो, कर ही नहीं पाओगे। हमने बोल तो दिया सभी को एजुकेशन देंगे, लेकिन सिर्फ एजुकेशन देने से कुछ थोड़ी ना होगा। भैया बच्चा किताबें ही नहीं खरीद पा रहा है, जूते ही नहीं पहन पा रहा है, कपड़े नहीं पहन पा रहा है, तो पढ़ेगा कैसे। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ही कम है हमारे पास, और इसीलिए हम हर किसी के लिए इम्प्लीमेंट इनको नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी दिक्कत क्या है, डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस। डाइवर्सिटी यानी वैरायटी ऑफ पीपल। तो बोला हुआ है इंडिया वास्ट डाइवर्सिटी एंड वाइड स्प्रेड सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस posed significant challenges to their immediate implementation। जैसे मान लो कुछ ट्राइबल लोग हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं लोगों की, वो नहीं पढ़ना चाहते, कुछ पढ़ना भी चाह रहे हैं तो बैकवर्ड बहुत है, उनको मालूम ही नहीं है कि कुछ ऐसी पॉलिसी चल रही है। तो ये सब दिक्कतें हैं जिसकी वजह से हमारी कंट्री में डीपीएसपी को हम लोगों ने जस्टिसेबल नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द न्यू गवर्नमेंट, न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन।
ये बात तब की हो रही है जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। कि उस टाइम क्यों नहीं डिसाइड कर पाए हम लोग, और अभी भी दिक्कत यही है कि रिसोर्सेज नहीं है। अब देखो, एक तो नई नई कंट्री बन रही थी उस टाइम में, नया नया कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, पहले ही दिक्कतें थी, पहले ही पैसे नहीं है। तो अब आपको मालूम ही है, ये वो टाइम है जब ब्रिटिशर्स लूट के गए हैं अभी। तो इनको लगा कि यार नहीं, पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए कि हम फ्रीडम अचीव करें और बेसिक चीजें प्रोवाइड कर दें। ऐसा ना हो कि डीपीएसपी दे दिए और फिर केस पर केस हो रहे हैं, तो लीगल केसेस में फंस जाएगी गवर्नमेंट। तो वही चीज यहाँ पे ध्यान रखी गई। The newly independent nation needed the freedom to prioritize, plan, and determine how and when to implement these principles without undue legal pressure. तो वही वाली बात आ गई कि सोचा ये गया था कि कोई लीगल प्रेशर नहीं होना चाहिए, बट हम लोग करेंगे। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कब हो पाएगा बात अलग है, लेकिन करेंगे कंट्री के लिए, तो बात है ना, ये यहाँ पे बोली गई। तो ये सब कुछ उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोगों ने ये वाली बातें सोची होंगी। द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स अडॉप्ट ए pragmatic अप्रोच। pragmatic मतलब फ्यूचर में कभी ऐसा कुछ होगा, believing that an informed and engaged public opinion rather than legal enforcement would ensure realization of these principles। अब देखो मोटिव क्या है। मोटिव ये है कि पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि यार ऐसा 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 कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो लीगल नहीं है, लीगली एनफोर्स नहीं करना है। लेकिन पब्लिक को ये मालूम होना चाहिए कि जब भी गवर्नमेंट कोई रूल बनाएगी तो किन बातों को ध्यान में रखे। तो एक तो अवेयरनेस बढ़ गई, इन्फॉर्मेशन मिल गई इन लोगों को, और लीगल बाउंडेशन भी नहीं आई गवर्नमेंट की। तो जहां जहां गवर्नमेंट कर पाएगी कर देगी, जहां जहां नहीं होगी वहां के लिए एफर्ट करेगी, है ना, कोशिश करेगी। ये वाली बातें हो गई। तो ये पॉजिटिव अप्रोच तो हो गया इंडियंस के लिए और इंडियन पीपल और जो फ्रेमर्स है उनके लिए। लेकिन आप जानते ही हो, लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे करेंगे, यानी लोग तो कमियां निकालेंगे निकालेंगे। अब जो लोग कमियां निकालने वाले लोग हैं वो कौन कौन से हैं, और वो कौन कौन सी क्रिटिसिज्म है जो हमारी कंट्री में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए किया जाता है, वन बाय वन हम वो देखते हैं। देखिए, क्रिटिसिज्म ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव फेस्ड criticism from members of the Constituent Assembly and constitutional experts for the following reasons। जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं उनमें से कुछ तो फॉर फ्रेमर्स ही हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं हमारी कंट्री का, वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और कुछ लोग वो हैं जो संविधान के एक्सपर्ट्स हैं, मतलब जिनको नॉलेज है, पढ़े लिखे लोग हैं, और वो बोल रहे हैं कि भैया गलत कर दिया कुछ तो। अब दोनों के क्रिटिसिज्म हमको देखने हैं कि कौन किस लेवल पे क्या क्या बातें क्रिटिसाइज करके बोल रहा है। तो देखिए, पहला है लैक ऑफ लीगल एनफोर्समेंट। अब ये बात तो पहले से बोल ही रहे हैं वो लोग कि हम इनको लीगल नहीं बना रहे हैं, लीगल एनफोर्सेबल नहीं है ये। तो पहली गलती तो वही निकल आई कि लीगल एनफोर्सेबल क्यों नहीं है भैया, है ना। जैसे कि कोई आप किसी को बोलो कि यार ये बात है ना, हम लोग सभी के लिए नहीं बोल रहे, तो बोलेंगे सभी के लिए क्यों नहीं बोल रहे हो, पहली कमी तो यही है ना। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है। द नॉन जस्टिसेबल नेचर ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज अ मेजर पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म। इन्होंने बोला पहली गलती तो यही है कि एनफोर्सेबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये लोग क्या है ना, बस क्रिटिसाइज करना जानते हैं। ये लोग ये नहीं बोलेंगे कि यार पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, बट इनको लग रहा है कि करो भाई करो। तो ये वो लोग हैं। कौन लोग हैं ये? केटी साहब डिस्क्राइब्ड देम एज अ पायस सुपरफ्लिसिटीज। मतलब सुपरफ्लिसिटी का मतलब बस ऊपरी सतह तरीके थे, मतलब ध्यान नहीं दिया गया। एक सेकंड, ठंडा पानी पी ले, लग रहा है जुकाम सा हो जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल का मतलब हो गया कि ये एक ऐसा चेक है जो मान लीजिए कि बैंक से कभी पास ही नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड कंपेयर्ड देम टू अ चेक पेबल ओनली व्हेन द बैंक हैज रिसोर्स। मतलब ये बोला गया है कि ये एक ऐसा चेक है, ये तभी पास होगा जब बैंक के पास रुपए होंगे। मान लो आपको एक चेक मिल गया 1 करोड़ रुपए का, लेकिन बैंक अकाउंट में रुपए ही नहीं है। अब बोला जा रहा है कि 100 साल के बाद रुपए होंगे ना तब आप लेके जाइएगा। मतलब ऐसी बात है, क्योंकि इन्होंने बोला कि जब तुम्हारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है लेकिन बात कर रहे हो कि ऐसा करेंगे, तो कब करोगे भैया, तो बात ही मत करो, जब रिसोर्सेज हो तब बात करना, है ना। इनका मानना ये था केटी शाह का। देन नसीरुद्दीन dismissed them
as mere New Year resolutions. नसीरुद्दीन ने बोला कि यार ये है ना आपका नई साल पे जो हम लोग पहले दिन 1 जनवरी को जो सोचते हैं ना कि हम ऐसा करेंगे अगले पूरे साल तक और जो कभी पूरा नहीं होता है, बोला कि ये ऐसा है, न्यू ईयर्स रिजोल्यूशन है, ऑफन ब्रोकन सून आफ्टर बीइंग मेड, कि अक्सर टूट जाता है जब हमने सोचा होता है कि भैया इस साल से हम लोग पढ़ाई करेंगे, है ना, एग्जाम क्रैक करेंगे, 1 जनवरी से ये करेंगे वो करेंगे, और मालूम पड़ा कि अगले दिन ही कुछ नहीं कर रहे, सो रहे हैं। ठीक है, और ये समझ लो कि ये तब से गड़बड़ी चल रही है ना। तो जब हम लोग अभी सोचते हैं ना कि हम ऐसा करेंगे, और जब बूढ़े लोग हंसते हैं हमारे ऊपर कि यार तुम कुछ नहीं करोगे, है ना, तो ये सही बात है ऐसे ही। उस टाइम ये लोग सोचते थे ऐसी बात कि न्यू ईयर रिजोल्यूशन हैं वो अक्सर पूरे नहीं होते हैं। क्या बात बोली जा रही है कि न्यू ईयर रिजोल्यूशन जो होते हैं वो अक्सर पूरे नहीं होते हैं, और ये जो डीपीएसपीज है वो वैसा ही न्यू ईयर रिजोल्यूशन है जो पूरा नहीं होगा। किसने बोला? नसीरुद्दीन ने। अगला देखिए, टी टी कृष्णमाचारी लेबल्ड देम अ डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स। इन्होंने बोला कि कचरा पात्र है ये सेंटिमेंट का, मतलब बातें तो बहुत सारी कर दी लेकिन पूरी पता नहीं होंगी कि नहीं होंगी। वाइल केसी वेयर, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, मिस टाइप हो गया लगता है। व्यूड देम एज अ मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशन, उन्होंने बोला कि ये एक घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है हमारे उम्मीदों, हमारे एम और एस्पिरेशंस का, विद नो एनफोर्सेबल पावर, कि बस सोच लिया है कि ऐसा करेंगे करेंगे लेकिन कोई एनफोर्सेबल पावर उसमें नहीं है। सर आइवरी जेनिंग ने बताया रेफर्ड टू देम एज अ पायस एस्पिरेशन, बोला कि ऐसी फालतू बातें कहीं फुलफिल नहीं होंगी, है ना। ये हो गया पहला। दूसरा है लैक ऑफ लॉजिकल अरेंजमेंट। लॉजिकल अरेंजमेंट का मतलब हुआ कि इन्होंने बोला कि यार जो बातें बोल दी ना वो लॉजिकली करेक्ट ऑर्डर में ही नहीं है, अरेंजमेंट ही ढंग का नहीं है। कौन कौन लोग बोल रहे हैं, देखिए कुछ नाम होंगे इसमें। Critics argued that the directive lack a coherent arrangement or consistent philosophy. इन्होंने बोला कि इसके अंदर कोई अरेंजमेंट ही नहीं है ढंग से और प्रॉपर फिलोसफी फॉलो नहीं हो रही है। तो एन श्रीनिवासन है, उन्होंने बोला पॉइंटेड आउट दैट दे मिक्स माइनर इश्यूज विद सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, कंबाइनिंग मॉडर्न आइडियाज विद आउटडेटेड सेंटीमेंट्स। इन्होंने बोला कि भैया तुमने तो सब कुछ हलवा कर दिया है, कुछ सेंटीमेंट जोड़ दिए, कुछ छोटी छोटी चीजें जोड़ दी, क्योंकि हमने क्या किया, गांधीयन फिलोसफी को लिया, है ना, सोशलिस्ट अप्रोच को लिया, है ना, फिर डेवलपमेंट को लिया, तो इनको लगा कि यार सब कुछ हलवा कर दिया तुमने। हलवा मतलब मिक्स कर दिया। फिर अगेन सर आइवरी जेनिंग ऊपर भी बोले थे ये, क्या बोला था इन्होंने सर आइवरी जेनिंग ने कि ये बस पायस एक्सप्रेशन है, कुछ होना नहीं है इसका। और फिर इन्होंने और क्या बोला इसको, also criticize their lack of logical organization and consistent philosophy। इन्होंने बोला कि ये भैया सही चीज है ही नहीं, है ना, प्रॉपर लॉजिकल रूप से ये फुलफिल हो ही नहीं रही है बात, है ना, गड़बड़ है इसके अंदर बहुत सारी। अगला, ये आइवरी जेनिंग बहुत बोलेगा, है ना। नेक्स्ट थर्ड अप्रोच है कंजर्वेटिव अप्रोच। और कंजर्वेटिव अप्रोच में क्या बोल रहे हैं सर आइवरी जेनिंग, criticize the directive principles for being rooted in the political ideas of 19th century of England। इन्होंने बोला कि ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, ये और ये इंग्लैंड से जुड़ी हुई हैं। He described them as expressing Fabian socialism without socialism and questioned their relevance for 21st century, predicting they may become outdated। अब यहाँ पे एक टर्म आ गया फेबियन, है ना, बेसिकली एक तरीके से मान लीजिए सुपरफिशियल है, एक पुराने टाइम में एक तरह का सोशलिज्म सिस्टम था, उसको बोलते हैं। और इन्होंने बोला कि ये तो आउटडेटेड हो चुका है, 21st सेंचुरी के हिसाब से तो ये है ही नहीं, ये तो पुराने जमाने में यूरोपियन कंट्रीज में, ब्रिटेन जैसी कंट्रीज में लागू था, ये तो होना ही नहीं चाहिए, कुछ नया आना चाहिए। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कंजर्वेटिव अप्रोच। जो लोग पुराना सोच रहे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। अगला देखिए, पोटेंशियल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट। अब एक बंदा ये बोल दिया कि देखो भाई इसमें जो बातें लिख दी हैं ये तो अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट कर दी एक दूसरे को, कॉन्स्टिट्यूशन को ही कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, कैसे कर रही है वो समझिए। के संथानम highlighted possible constitutional conflict arising from the directives। इन्होंने बोला कि देखो इससे तो क्या होगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। कैसे स्टार्ट हो जाएगा, बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट
The center can direct state to implement the principles and non-compliance could lead to the dismissal of the state government. इन्होंने क्या बोला कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी स्टेट गवर्नमेंट को कि पूरा करो इनको, और जब पूरा नहीं कर पाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है कि हटाओ इनको, लोकल गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट को, ये तो काम पूरा नहीं कर पाई. Between the president and the prime minister, where the president might reject a bill that violates the directive principles despite its passage in parliament, इन्होंने बोला कि देखो मान लो कोई रूल बन भी गया तो प्रेसिडेंट उसको कैंसिल भी कर सकता है, चाहे भले ही पार्लियामेंट पास कर दे उसको. तो बात क्या हुई, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना ये सब लोग वो लोग बोल रहे हैं जो जलते हैं इस चीज से. बिटवीन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर एंड द स्टेट लेवल लीडिंग टू सिमिलर डिस्प्यूट. उन्होंने बोला कि देखो कंट्री में पीएम और प्रेसिडेंट के बीच में दिक्कत हो सकती है, स्टेट में गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में गड़बड़ हो सकती है. मान लो गवर्नर पास साइन ही नहीं कर रहा है ना, चीफ मिनिस्टर तो बोल रहा है, प्रेसिडेंट बोल नहीं मना कर रहा है और प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं. These critics underline the challenges associated with the directive principles, questioning their enforceability, coherence and modern relevance. तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कुछ लोगों ने डीपीएसपीस को क्रिटिसाइज किया कि एनफोर्स करना मुश्किल है, कोहेरेंस करना मुश्किल है, रिलेवेंस नहीं है, इन सब चीजों को. लेकिन इन सभी गड़बड़ियों के बाद भी, मतलब इन सभी दिक्कतों के बाद भी डीपीएसपीस की बहुत सारी यूटिलिटी है. तो यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसमें ये रखेंगे, है ना. यूटिलिटी हम लोग कल रात को करेंगे 10:30 पे, यूटिलिटी क्या क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की. ठीक है. और थोड़ा नींद की हैबिट, मतलब थोड़ा लेट सोने की हैबिट डालो जिससे कि नींद ना आए. पूनम हो, जग रहे हो?